हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग लाइट को कंटिन्यू करेंगे और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब में, ठीक है। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देखा था, स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन हमारा। आज हम लोग इस तरह से देख सकते हो कि पिछले वीडियो में आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा। इस डायग्राम में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, डेफिनेटली आएंगे ही पेपर। मतलब एक क्वेश्चन आपको रखा ही मिलेगा 2-3 नंबर का, ठीक है। आपको मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, इंडेक्स पढ़ाने से पहले स्टार्ट करूंगा, ले जाऊंगा इस टॉपिक में, घुसाऊंगा आपको मैं। कहां से? यहां से। याद करो मैंने ये क्या बताया था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये मैंने क्या बताया था आपको? याद करिए, मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया था, यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था। दोस्तों ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट एक क्या मतलब होता है कांस्टेंट का? देखो आप साइन ऑफ आई की वैल्यू मान लो 45 है, आर की वैल्यू मान लो 60, कुछ भी है। तो आप जब साइन 45 और साइन 60 की वैल्यू रखोगे ऊपर नीचे, तो आपस में कट के एक वैल्यू, एक नंबर आएगा ना, 2, 3, √2 कुछ भी आएगा, एक नंबर जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। इसलिए बोला जाता है कि उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कांस्टेंट आने वाली है। और याद रखना दोस्तों, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर ये डेफिनेशन नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इस कांस्टेंट को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है। अब कैसे रिलेट करेंगे इस कांस्टेंट को, जरा चलते हैं हम लोग फिर से दूसरे टॉपिक पर, मतलब इस टॉपिक के थोड़े से डीप में। देखो ध्यान से, आपने अभी देखा बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये हमारा रेयर मीडियम है, इंसिडेंट रे आ रही है और ये थोड़ी बेंड हो गई है, ठीक है, और ये वापस से एयर में निकली है। आप लोग एक बात बताओ, जब लाइट इसमें थी तो इसकी स्पीड कुछ अलग थी। मान लेते हैं जब लाइट रेयर मीडियम में रही होगी तो इसकी स्पीड रही होगी v1। क्या रही होगी? v1। ओके चलो ठीक है। और जब लाइट मीडियम 2 में, मीडियम 1 मान लेते हैं, इसको मीडियम 2 मान लेते हैं, जब लाइट मीडियम 2 में आई तो इसकी स्पीड, यानी इसकी v1 रही होगी इसमें, तो इसमें v2 रही होगी। तो हमने क्या किया, इसको v2 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है? ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इसकी भी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगी। नहीं समझे आप? चलो और थोड़ा डीप चलते हैं। एक बात बताओ, मैंने लिखा, मान लो फॉर एग्जांपल इसमें वेलोसिटी रही होगी 2 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। इसमें वेलोसिटी रही होगी 5 मीटर पर सेकंड। एक बात बताओ बच्चे, 5 मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई 2/5, क्या ये कांस्टेंट नहीं है? क्या इसके अंदर कोई यूनिट है? ये कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला वो कुछ इस तरह से बनेगा और डेफिनेशन भी ये बनेगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओहो, नहीं समझ आया? देखो मान लो कि एयर से लाइट आ रही है, ग्लास में गई, ठीक है, एयर से आई ग्लास में गई। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट रही होगी उसको ऊपर रखो, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको नीचे रखो, तो इस रेशियो बना कि नहीं बना? रेशियो। इसी रेशियो को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब डिफाइन कर दो इंग्लिश में इसको भाई कि इट इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। खत्म बात, ठीक है ना। ये क्या है भाई? अनुपात है। यानी क्या? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहते हैं हम लोग। आई होप कि क्लियर होगा आप, ठीक है। चलो थोड़ा और डीप चलते हैं। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और आपको मैं बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलते हैं थोड़ा सा इसके डीप में, ठीक है। चलो किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? n से, स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं हम लोग। किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। चलो ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, अब हम जरा बात करते हैं कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं? देखो एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें रिलेशन देता है कि कौन सा मीडियम दूसरे मीडियम के मुकाबले में कितना डेंसर है या कितना रेयर है। नहीं समझ आया? फिर से बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, और मैंने बोला जाहिर बात है ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, डेंस है वो, उसमें स्पीड कम होगी लाइट की, और एयर में स्पीड की लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो एक बात बताओ, जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी बच्चों, तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है स्पीड बढ़ेगी घटेगी? स्पीड इसमें ज्यादा होगी एयर में, ग्लास में स्पीड कम होगी, तो स्पीड ना कम हो जाएगी।
तो हमें एक कंपैरिजन तो मिलना चाहिए ना कि अच्छा भाई देखो स्पीड जो है वो ग्लास में थोड़ी सी कम हो गई है और एयर में इतनी थी, तो मैं इतना कह सकता हूं अच्छा इतना गुना, 2 गुना कम हो गया, ये 2 मतलब हाफ हो गया स्पीड ऑफ लाइट, यानी एयर में इतनी थी और ग्लास में इतनी है। अब मान लो ग्लास से वापस से एयर में जाएगी लाइट, फॉर एग्जांपल वापस से ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है, तो मैं बोलूंगा अच्छा ग्लास में ना इतनी थी और एयर में इसकी दुगुनी हो गई है, इसका है ना 3 गुना हो गया है ना, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं मैं कि रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट के बीच में कंपैरिजन, कि इसमें इतना था अब इसमें इतना गुना हो गया ज्यादा या इतना टाइम्स कम हो गया इसमें। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरिजन है स्पीड ऑफ लाइट का, कंपेयर करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कहीं पे मैंने लिखा n इक्वल्स टू, मैंने लिखा v1 अपॉन v2, इसको नॉर्मली हम लोग इस ऐसे लिखते हैं n21। क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। फिर से बोलता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या मतलब भाई, 2 मीडियम रहा होगा, मान लो एक एयर है और एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, एयर में पहले स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी v1, ग्लास में थी v2, हमने v1/v2 लिखा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये n वो किसकी है, ग्लास की। किसके रिस्पेक्ट में, मैं देखो रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं बिकॉज यहां पर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग एयर से, तो एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला है ग्लास का, वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि n21 लिखते हैं। अगर मैं लिख दूं n12 तो भाई सीधा सीधा पलट जाएगा, ये v2 अपॉन v1 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, ऐसे समझ लो, जिसके रिस्पेक्ट में होगा ना उसको ऊपर रखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा, पर ये फॉर्मूला सिर्फ यूज करने के लिए है और कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होगा। हम लोग बार बार फॉर्मूला यूज करते हैं, वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं करते, हम लोग एक नया टर्म लाते हैं जो कि है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, पेपर में यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ये तो हमने जस्ट डेफिनेशन बताया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, ये असल है टॉपिक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, इसको बताऊं मैं जरा ध्यान से। ये तो डेफिनेशन था और ये जनरली फॉर्मूला पढ़ने का तरीका मैंने बताया, ठीक है। ना समझ आया तो इसको दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब क्या एब्सोल्यूट क्यों लग गया सर इसमें, एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताई जा रही है आपको, चाहे वो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या चाहे वो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे वो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में निकाला गया है, फिर मैं बोल रहा हूं एयर ग्लास, वाटर, डायमंड, कोई भी मीडियम हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में निकाला गया है तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, चलो इसको किस तरह से लिखते हैं। वैसे अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से रिप्रेजेंट किया जाए, किससे, c से रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू c अपॉन v। किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। देखो उसके अंदर उसको मैंने ऊपर रखा है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी, c मैंने मान लिया, तो एयर को हमने ऊपर, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है इसलिए रिस्पेक्ट में तो ऊपर रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा नीचे क्या v, अब v क्या है भाई, तो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, nm लिख देता हूं, nm मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम ही हो सकती है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, c होती है वो, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये v है। जैसे मैंने बोला डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, क्या मतलब हुआ, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि nd ये है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड का जो रेशियो है ना वो इतना आया है, ये इसका मीनिंग है। पेपर में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इतना, व्हाट इज द मीनिंग दिस। तो इसका मीनिंग ये है कि इट मींस दैट द स्पीड, इट इज द रेशियो, ऐसे बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, या ऐसे बोल दो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू 2.42। आप इसको लिख लो, याद रहेगा, ठीक है ना। ये है क्या, लाइट
लाइट की स्पीड एयर में और लाइट की स्पीड डायमंड में जो रेशियो आएगा वही रेशियो की वैल्यू है 2.42 और ये कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ओके, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी। अब जो आपके बुक में लिस्ट दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो एक्चुअली सबकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब कि सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है? एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। क्लियर है चीज, कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो इस तरह से, और सी की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है या वैक्यूम होता है। स्लाइटली डिफरेंस है, पर हमने बुक जो एनसीईआरटी उसने सेम माना है इसको, ठीक है। वैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट एयर से थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और जो रिफ्रैक्ट ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ये मैंने आपको जनरली आपको बताया था कि डेंसर मीडियम वो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जनरली स्लो होती है, रेयर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें आप देख सकते हो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी ना उसमें वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी स्लो होगी। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा, ही इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जहां n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, c क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट और वैक्यूम, v क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये रिलेशन आपको समझ में आया, ठीक है। डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। क्लियर है चीज, कोई प्रॉब्लम? अब आप बताओ कि जैसे मैंने बताया था, इसको मैं इरेज कर दूं, जैसे मैंने आपको बताया था ग्लास स्लैब था, तो ग्लास स्लैब बनाने में जो रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है वो ऐसे लाइट आई, एक नॉर्मल हमने यहाँ क्रिएट किया, तो लाइट ऐसे जानी चाहिए पर ऐसे नहीं जाती है, वो थोड़ी सी ना इधर अपने एक्चुअल पास से थोड़ी इधर बेंड कर जाती है लाइट ऐसे। तो एक बात बताओ, ये ऐसे आ रही थी, जाती ऐसे, पर एक्चुअल पाथ से बेंड हुई, इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ आई है, नॉर्मल से दूर भागी है। एक्चुअल पाथ ये है, तो नॉर्मल से की तरफ आई, नॉर्मल से दूर भागी, नॉर्मल की तरफ आई है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो एक बात याद रखना, जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है, रेयर से डेंसर में आती है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बढ़ती है। टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब ये एक्चुअल ये थी पाथ, पर ये नॉर्मल की तरफ भागी है लाइट, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मिलती जाती है, ठीक है। और अगर ये डेंसर से रेयर में वापस आएगी, ये हमारा एयर है, ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर से यहां पे फिर से नॉर्मल बनाओ। अब बताओ मुझे कि लाइट कहां जाएगी? लाइट ऐसे जानी चाहिए पर ऐसे नहीं जाती, ऐसे भागती है लाइट। इसका मतलब इस बार ये नॉर्मल की तरफ नहीं आई, एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से दूर भागी है लाइट। तो एक लाइन लिख लो कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट गोज टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है। आई होप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी क्यों यूनिट नहीं होती, इसका ये यूनिटलेस क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया आपको जो पेपर में आ जाता है, कभी कभी आप कर सकते हो। मतलब एक भी टॉपिक या एक भी पॉइंट या एक भी इंपॉर्टेंट बात जो ऐसी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, मैं छोड़ता नहीं हूं। वो इसलिए नहीं छोड़ता, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम पे मैं वैसे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मैं गेस करके बताता हूं और मैं बताऊंगा आप लोगों को भी। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक तो जरूर कर देना। कोई कंफ्यूजन हो तो फटाक से क्या करो, आप क्या उसमें कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।